अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ जो वीक एनालिसिस हम लेकर आते हैं हर दफ़ा आपके लिए। शुरू करते हैं अब बगैर वक्त को ज़ाया किए। तो KSE 100 इंडेक्स जो है इसकी जो क्लोजिंग रही है वो 42,140 की रही है और ये काफ़ी अच्छा लेवल है। आगे चल के हम इस पर मज़ीद बात करेंगे कि इंडेक्स का क्या लेवल है। लेकिन कंपनीज़ की हम बात करें तो मोस्टली जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर जो है अभी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट तमाम ही सेक्टर्स के अंदर। फर्टिलाइज़र के अंदर एंग्रो जो है वो ग्रीन है, अदरवाइज FFC जो है वो हमारा जो है रेड दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है वो कंपनीज़ जो हैं वो ग्रीन दिखाई दे रही हैं। नीचे आके देखते हैं कि कंपनीज़ कौन कौन सी हैं जिन्होंने इंडेक्स को इस वक्त संभाला हुआ है। तो अगर आप हमारी वीडियोस को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा कि यहाँ पे कोई नई बात नहीं होने वाली। तो जो कंपनीज इस वक्त डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं वही इस वक्त जो है वो इंडेक्स की सपोर्ट के ऊपर बनी हुई हैं और वही इंडेक्स को बार बार जो है वो ऊपर पुश करवाती हैं उसके 40,000 के लेवल से। जैसे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले जो कंपनी है वो है सिस्टम्स, देन मारी है, PPL है, एंग्रो है, PSO है, UBL है, सो ऑन, पॉल है, OGDC है, HUBC है, EPCL है। सो मोस्टली जो कंपनीज हैं इसके अंदर वो सारी डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं और काफ़ी स्टेबल कंपनीज हैं। इनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो आराम से वो भी देख सकते हैं। आपको किसी भी SCS ट्रेड की वेबसाइट से मिल जाएगा या आपका ब्रोकरेज का जो भी अकाउंट होगा उससे आपको मिल सकता है। तो बहुत आराम से आप उसको देख सकते हैं। जैसे सिस्टम्स जो है इसके अंदर काफ़ी मजबूत है, उसका कैश फ्लो भी बड़ा अच्छा है। सेम केस जो HUBC है ये पावर सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है और इसका जो मुकाबला रहता है वो कैपको से रहता है। साथ में आप केमिकल सेक्टर में देख सकते हैं तो EPCL है। ये अभी काफ़ी रिसेंटली जो है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और इन हालात के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और सेम केस PSO का है। PSO का हम बाबा एक प्रॉब्लम बताते हुए आए हैं कि इसको बस इसके पैसे नहीं मिलते। जिस दिन इसको इसके पैसे मिल गए उस दिन ये जो है शेयर आराम से 1500-2000 रुपये का मिलेगा। अभी जो है इसकी अर्निंग जो है वो काफ़ी अच्छी है लेकिन सिर्फ कैश इनफ्लो ना होने की वजह से जो है ये नीचे फंसा हुआ है और जैसे इसको पैसे मिलेंगे ये ऊपर जाएगा। सेम केस एंग्रो का है। एंग्रो एक काफ़ी अच्छा नाम है, एक बड़ा मतलब लाइक इसके अंडर में ही जो है ये EPCL और ईफर्ट आते हैं। तो एक स्टेबल कंपनीज हैं सारी की सारी जो इस वक्त इंडेक्स को संभाले हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। हम ज़रा चार्ट के पास नज़र डाल लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है काफ़ी। देखें तो जो पिछले वीक का मंडे था उस दिन आपको याद होगा कि बिल्कुल एक पैनिक आ गया था और काफ़ी मीडिया के ऊपर भी हाईलाइट चल रही थी कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है और उस दिन फिर दोबारा से सब शुरू हो गए थे कि गई आ गया 39,000 गया गया गया। ऐसा नहीं होता। अगेन अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपके लिए नई बात नहीं होने वाली है कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो कंपनीज इस वक्त इंडेक्स को संभाले दे रही हैं जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं एंड साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और वो भी जो हैं इस वक्त इंडेक्स मतलब कह लें कि अपने 352 डेज के लो पे चल रही हैं। उससे भी नीचे कोई 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 तो टूट चुकी हैं। तो जब ऐसी कंपनी जब नीचे आ जाती हैं तो इंडेक्स को मज़ीद गिराने के लिए फिर बाकियों को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है और उनको भी साथ में एफर्ट करनी पड़ती है तो ही 39,000 का लेवल रीच होगा। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रीच नहीं हो सकता। कोई भी खुदा न खास्ता इन हालात के अंदर जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो एनर्जी एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं मुसलसल, हो सकता है इसका कोई इम्पैक्ट जो है अचानक से कोई एक बुरी न्यूज़ आए और मार्केट जो है उसका एक ऐसा इम्पैक्ट ले कि वो 39,000 पे जाए। लेकिन 39,000 पे वो रुकेगी नहीं, वो फिर ऊपर ही आ जाएगी। तो अगर वहाँ पे जाती है तो वहाँ के लिए मैं हमेशा से मैं बताता हुआ आया हूँ कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं उसके अंदर अपने पैसों को थोड़ा सा डिवाइड करके चला करें हमेशा। वैसे कोई भी हालात हो पैसों को डिवाइड करके ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फ़ौरन से तमाम पैसे उठाए और एक ही जगह लगा दिए, ये किसी की एडवाइस सुन के। खास तौर में तो कोई एडवाइस देता ही नहीं इस तरह की कि आप फलाना स्क्रिप्ट में लगा दें या फलाने स्क्रिप्ट में लगा दें। मेरा सिर्फ काम होता है मैं हिंट्स देता हूँ आप लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर। अगर आप हिंट्स को पकड़ पाते हैं तो आपको अपनी खुद की एक रिसर्च करनी चाहिए, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं हिंट्स देता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं स्क्रिप्ट्स की हिंट्स देता हूँ लेकिन जो पकड़ सकते हैं वही उसको पकड़ते होंगे और जाके उसको रिसर्च करके देख लेते होंगे कि हाँ ऐसे ही है या नहीं है। कंटिन्यू करते हैं अपनी उसी बात को कि आप अपने पैसों को बचा के रखें।
और 39,000 के लेवल को भी अपने जहन में रखें। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रीच नहीं हो सकता, तो वहाँ के लिए थोड़े पैसे बचा के रखें और अच्छी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तब। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल जाएगी और साथ में जब वो कंपनीज़ वापस अपने कंधों को, मतलब जो उनके पहले ही मजबूत कंधे हैं, जब इन हालात को सर्वाइव कर जाएंगी और डिविडेंड देना शुरू करेंगी, तो आपके पैसे पूरे भी हो जाएंगे। जो थोड़े से पैसे आपने मतलब कम रेट पे लिया हुआ होगा, और वो भी आपके डिविडेंड की सूरत में पूरे हो जाएंगे। तो वहाँ के लेवल के लिए बचा के रखें, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। 40,000 के ऊपर जब भी मार्केट टच करे, आप वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं या जिनकी लास्ट क्वार्टर में जो है वो सेल्स अगर गिरी भी है तो बहुत ज़्यादा ना गिरी हो, एनुअल के अंदर उनकी जो सेल्स हैं वो बढ़ी हों, और क्वार्टर के अंदर उनकी सेल्स गिरी भी हो तो बहुत ज़्यादा ना गिरी हों, और अगर बढ़ गई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तो वो तो उन्होंने जो है वो आगे उसकी जो उनके पास उनको उसकी डिलीवरी मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे उनको, तो वो उसकी अर्निंग में ही आएंगे। तो ये चीज़ों को लेके साथ में चलें। तो हम जैसे बात करते हैं, झटका दिया मार्केट ने और एक साथ ही आपको जो है वो 40,000 के लेवल पे रेंज में लाके खड़ा किया। देन लगातार 4 दिन तक आपने देखा कि मार्केट जो है वो ऊपर गई है। मार्केट ऊपर जाने की वजह एक FATF की एक न्यूज़ भी बनी, और उसकी क्लियरिफिकेशन जब तक आई तब तक मार्केट क्लोज हो चुकी थी। क्लियरिफिकेशन उसकी ये है कि अक्टूबर में जो है वो सर्वे करेंगे, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे, लेकिन मार्केट ने उसका इम्पैक्ट फ़ौरन से लिया और फ़ौरन से उसका जो है वो क्लोजिंग देने की अच्छी कोशिश की। लेकिन एट दी एंड जो एक 42,200 का जो लेवल है, वो मार्केट ने जो है ब्रेक नहीं किया। मतलब कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी मार्केट। तो ये एक काफ़ी समझ लें कि एक अरसा ऐसा रहा है जिसमें 42,200 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे सामने रहा है, लेकिन अभी वो जो है रेजिस्टेंस का सामना दिखाएगा। तो जब भी मार्केट जो है ये इस लेवल पे जाने की कोशिश करे, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो 30% या 40% इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आपने रिसेंटली बाइंग की है किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर और वो स्क्रिप्ट अच्छी है, तो उसको सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप उसको होल्ड कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो आगे चल के आपको बहुत अच्छा गेन देगी। लेकिन अगर आपको अभी भी आपको दिल चाह रहा है कि नहीं आपने गेन हासिल करना है, जो भी आपको मिल रहा है वो आपको हासिल करना है, तो आप 30% या 40% या जो भी आपके, अगर मैं जो रिकमेंडेशन है वो 30-40% की रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर चाहते हैं 100% तो 100% भी कर सकते हैं, बुरी बात इसमें कोई भी नहीं है। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, लेकिन एक चीज़ होती है प्रॉफिट में लॉस, वो नहीं होना चाहिए। तो आगे चल के अगर आपको अफसोस होगा कि ये तो भाई मार्केट बहुत अच्छी हो गई और मुझे होल्ड करना चाहिए तब, तो उससे बेहतर है कि आप 30-40% तक सेल कर दें, और वापस अगर डिप लगती भी है तो उसी 30-40% के साथ आप वापसी बाइंग भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई आपके हाथ रोक लेगा। सो अगर 42,200 का लेवल मार्केट क्रॉस करती है तो समझ लें कि 42,600 एक अच्छा लेवल है। दोबारा से उसके सामने रेजिस्टेंस फिर 42,800 वो एक लेवल बनेगा, फिर 43,000 के रेंज में जाएंगे। लेकिन 43,000 के ऊपर जाने के बाद जो है मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाने के अभी काबिल है, जब तक वाकई एक एक जो हमारे जो सिनेरियोस चल रहे हैं वो सारे सॉल्व नहीं हो जाते, तो उसके बाद जो है ही कोई मार्केट डायरेक्शन सही से पकड़ेगी। अदरवाइज जो है 43,000 जो समझें आपके बिल्कुल फाइनल लेवल है, उधर जो है अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग दिल नहीं भी चाह रहा है तो आप थोड़ी बहुत कर लें, ताकि डिप लगे तो वापसी उधर जाके बाइंग कर लें, और बहुत अच्छा मौका मिले तो आपको वापसी जो है अलग किसी इसमें स्क्रिप्ट में कोई डिविडेंड अनाउंस हो जाता है या कुछ हो जाता है, क्योंकि जून क्लोजिंग करीब है और मेरा ख्याल है कि 43,000 पे रीच होते होते जो है वो जून एंड हो ही जाएगा। तो अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छी आ रही होगी तो हो सकता है कि वहाँ पे जो है बाइंग एक तेज़ी पकड़े, और उसके बाद जो है जब डिविडेंड मिल जाता है तो फिर बहुत सारे लोग उसको सेल कर देते हैं उन शेयर्स को। तो उसका भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपने पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना होता। पेशेंस आपकी जो है वो दोस्त है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आपको जो है लॉस भी हो सकता है और आपके प्रॉफिट में लॉस भी हो सकता है। लॉस दो टाइप के होते हैं, लॉस तो लॉस होता है जो कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं बचा सके, और एक होता है कि आपने प्रॉफिट में लॉस कर दिया। तो प्रॉफिट में लॉस बचाने के लिए आपको सब्र के साथ काम करना होता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखना होता है, टेक्निकल एनालिसिस खुद से करना होता है, और फंडामेंटल्स को भी देखना होता है कि कंपनी आया खुद का स्टैंड करती है। सो ये हो गई हमारी इंडेक्स की बातें। फिपिलिपि की बात कर लेते हैं लास्ट 10 डेज़ की। तो उसके अंदर अगर आपको मैं मेजरली बताऊं कि हुआ क्या है, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उन्होंने जो समझ लें कि मैं इसको बाइंग सेलिंग नहीं कहता, मैं कहता हूं कि इसके अंदर भी उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की है थोड़ी बहुत। अदरवाइज वही अभी बाइंग के मूड में, क्योंकि बाकी सब बाइंग के मूड में। तो कमर्शियल बैंक्स बाइंग के सेक्टर में समझे हम इस वक्त। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस बढ़ रही हैं, ज़रूरत पड़ रही है, और आईएमएफ की जो शराइत हैं वो भी यही हैं कि अगर पैसे देंगे तो आप जो है वो कंपनीज़ के पैसे दें, अपने क्रेडिट को ख़त्म करें पावर की साइड सेक्टर में। तो उसकी वजह से पीएसओ और एचयूबीसी दोनों ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं।
वंस अगेन ये आपने रिसर्च कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपने इन दोनों में बाइंग करनी है, लेकिन हम दोनों में बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी फ़ायदा नहीं होगा तो फ्यूचर में तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा ही होगा उनसे। सो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप देख सकते हैं कि बाइंग हो रही है, साथ में फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में आप समझ लें थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, और साथ में जो है और अदर सेक्टर्स के अंदर उन्होंने बाइंग वाइंग की है। अदरवाइज को इतना बाइंग का जो है रुझान इंश्योरेंस कंपनी से नहीं दिखाया। बाकी अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड जो हैं वो इस वक्त समझ लें कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में लगे हुए हैं, और फूड केयर में लगे हुए हैं, और साथ में जो है वो ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं, विच मीन्स कि एमआरई हो सकता है एमआरई पे फोकस किया हुआ हो, और साथ में जो है पीएसयू पे फोकस किया हुआ हो। सो ये आप लोग ने खुद ध्यान रखना है कि कौन सा स्क्रिप्ट इस वक्त उठ रहा है, या कौन उसको बाय करने के मतलब चांसेस में हायर आपको प्रोबेबिलिटी दिखती है, तो आपको उसी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी है, हमेशा इसी हिसाब से करनी चाहिए। वंस अगेन मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी एक साथ बाइंग ना करें किसी भी चीज़ के अंदर, डिवाइड एंड रूल के साथ चलें तो आपको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो डिप लगती है तो आपके पास कैश पड़ा हुआ होता है, और आप उस कैश से वापसी उसको डिप पे बाय करते हैं। स्क्रिप्ट अच्छा होता है तो आपको फ़ायदा देता ही देता है 100%। सो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद की हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।